Hello everyone, hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I am Shalini Bhatnagar. In this video we'll talk about the structure of nucleus for 9th class. हम लोगों ने अभी तक जो बात की थी वो क्या था कि जो इसके चार मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया सेल वॉल कि कैसे होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, है ना। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सारी की सारी बातें हम लोग अभी करके आए हैं। ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का, फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा सेल वॉल का। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। चार मेजर कॉम्पोनेंट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को साइटोप्लाज्म पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखूं तो जो होता है ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज सेंट्रली लोकेटेड, है ना। सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट है सेल का, मतलब एक सेल के अंदर, चाहे प्लांट सेल में तो सारी चीजें पेरिफेरल होती है, साइड में होती है, क्योंकि उनका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वो मैं भी आपको जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। बट नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस होता है इट इज सेंट्रली लोकेटेड, बहुत बड़ा होता है और सेंटर में होता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये सेंटर में नहीं होता, पेरिफेरल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, कि पेरिफेरल क्या होता है और क्यों वो सेंटर में नहीं होता, क्या रीजन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट। न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं हम, कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। या न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियर इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, जैसे मैंने ये बनाए हैं 1 और 2। ठीक है, जो कि बनाते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको बुलाया जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, है ना। और ये जो दो मेम्ब्रेन है जिनसे ये घिरा हुआ है, इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस इज लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। साइड में होता है एक छोटा सा, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, अलग से ही पड़ा होता है। ठीक है, इट डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन। तो ये जो साइड में जो मैंने डॉट डॉट्स बनाए हैं ये न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। NUCLEOUS, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइड में इकट्ठा हो जाता है। ये नंबर में एक न्यूक्लियोलस भी होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही होगा। इसके बाद ये एक लिक्विड होता है, ये वही है जो सेल के अंदर था, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। जो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वही साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं तो हम उसको साइटोप्लाज्म ना बुला करके न्यूक्लियोप्लाज्म बुला देते हैं। न्यूक्लियस का लिक्विड तो न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का लिक्विड तो साइटोप्लाज्म। साइट मतलब बताया था मैंने, सेल होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म। वही लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, लेकिन क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया है, तो हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बुलाते हैं। ठीक है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे एक रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रोमैटिन। क्या बुलाते हैं, क्रोमैटिन। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका काम क्या है वो हम लोग अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक एक करके स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड कॉम्पोनेंट। सेंटर के अंदर होता है, सेंटर में होता है, सेंट्रली लोकेटेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। दो मेम्ब्रेन होती हैं और इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्यों होते हैं, ताकि एंट्री और एग्जिट
में हेल्प हो सके। न्यूक्लियस के अंदर उसको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, जो भी चाहिए, या उसका कोई वेस्ट है तो उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए वो पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक स्टोमेटाज या हमारे पोर्स जो होते हैं हमारे स्किन के अंदर उसको, है ना, तो ऐसे ही आपके न्यूक्लियस के अंदर भी पोर्स होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम बुलाते हैं क्या, इन दोनों को अगर मैं की बात करूं, अगर मैं न्यूक्लियर एनवेलप बोल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। अगर हम न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं, सॉरी, अगर आप न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हो तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद न्यूक्लियर पोर, दे बोथ फॉर्म न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब एक कवर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। अब जो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर इन नंबर एंड इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमैटिन, जो कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो भी आपके इंफॉर्मेशन होती है डीएनए रिलेटेड या प्रोटीन्स से रिलेटेड, वो सब इसी के अंदर स्टोर होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें यही क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम क्रोमैटिन होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नाउ विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस काम क्या कर रहा है ना। तो न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं उसका रीजन सुनाती हूँ मैं। तो पहले तो ये याद रखिए कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाई? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of the cell. It is responsible for transmission of characters. मतलब क्या हुआ इसका? मेटाबॉलिक का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेटाबॉलिक मतलब होता है कि वो रिएक्शंस या वो एक्टिविटीज जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो वो सारे के सारे काम किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस से आपको एनर्जी मिलती है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल को एनर्जी देने के लिए कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है वहां पे। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में देखते हो आप कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि जैसे बेबी हुआ है तो बोलते हैं कि भाई इसकी आईज तो मम्मी पे गई है ना, हाइट डैडी पे गई है, मतलब ये सब आपने सुना होगा ये टर्म्स कि ये इस पे गया है, ये पार्ट इस पे गया है। तो मतलब क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को, उन सिमिलैरिटीज को ट्रांसफर करने वाला जो ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, वो कौन होता है, न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है ना। डीएनए कंसिस्ट ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में जो जाने वाली है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन में बेबी एक्वायर करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के अंदर। डीएनए मीन्स डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। आई एम रिपीटिंग इट, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म आता है, राइबोज भी बोलते हैं कुछ लोग, राइबो भी बोलते हैं, तो वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। तो न्यूक्लियस का तो फंक्शन ये हुआ। अब हम न्यूक्लियस के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। इसके बीच में ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है ना। इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है आपका क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये वही लिक्विड है जो सेल के अंदर था, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। सेल में था मतलब न्यूक्लियस के बाहर था, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, अब मैंने बोला कि न्यूक्लियर पोर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप मतलब कवर, न्यूक्लियस के कवर को बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, न्यूक्लियर पोर जो है वो अलाउ करता है ना, एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर द मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, है कि नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा रफ डायग्राम बनाऊं, देखिए जरा इधर, ये आपका सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली सेल वॉल हो गई। मैंने बोला था, याद करो जो पहली वीडियो थी, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बताया था, है ना। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोला, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला, और ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो बीच में है ब्लैक कलर का, इसको हमने न्यूक्लियस बोला। इसी न्यूक्लियस को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियस तो बीच में है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल्स का, है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस को भी तो फूड चाहिए, न्यूक्लियस का भी तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, बाहर किसी को कुछ चाहिए तो न्यूक्लियस भी तो भेजेगा, क्योंकि ब्रेन है। अगर मान लीजिए बाहर किसी ऑर्गेनल को क्या एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, या डीएनए की जरूरत पड़ रही है, या प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है, तो उसको कौन ट्रांसफर करेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि सारा फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कंट्रोल मत करना मतलब सारा काम ये कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो बाहर अगर किसी को एनर्जी चाहिए, मतलब बाहर का मतलब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना। तो बाहर अगर किसी भी ऑर्गेनल को प्रोटीन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो उसको कौन सप्लाई करेगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो अगर इसको कुछ ट्रांसफर करना है तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। कोई चीज अगर न्यूक्लियस से जाएगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाएगी। तो जो न्यूक्लियर पोर है वो काम ये करता है, इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। समझ में आया? तो ये हुआ न्यूक्लियर पोर का काम, कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। इसको कौन अलाउ करता है? न्यूक्लियर पोर। जस्ट लाइक स्टोमेटा, है ना, आपके स्किन के अंदर जो पोर्स हैं वो क्या करते हैं? ये वाटर को आउट होने के लिए, ट्रांसपिरेशन होने के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरीके से ये भी ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोलस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है। ठीक है, तो नंबर इसका कितने भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जब एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो वहीं पे ये न्यूक्लियोलस बना देता है। ठीक है, तो यही आप समझ लो अभी। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होते हैं, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट एक्ट एज अ साइट ऑफ राइबोसोम्स। इसका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्या है कि न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज मीन्स राइबोसोम्स। आरएनए का काम क्या है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि जितने भी राइबोसोम्स हैं वो यहीं पे बन रहे हैं ना। राइबोसोम्स का काम क्या है ना, ये अलग से वर्ड आ गया, पता नहीं कहां से, राइबोसोम्स, RIBOSOMES। राइबोसोम्स का मतलब क्या होता है? राइबोसोम्स, बच्चे देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाती हूँ। हमारी बॉडी में ना प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, विच डिसाइड्स द बॉडी डिजाइन। समझ में कि आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है वो आपकी बॉडी के डिजाइन को डिसाइड करता है। बॉडी के डिजाइन से मेरा मतलब है आपके जो आप दिख रहे हो, अपीयरेंस को डिसाइड कर रहा है ना। देखिए सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, मैं मेरे जैसी, आप आपके जैसे, मम्मी पापा अलग। माना कि मम्मी पापा के कैरेक्टर्स आपके अंदर हैं, बट आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं है उनकी। यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स। थोड़ा सा डिफरेंस आता ही आता है। क्यों? क्योंकि जब डीएनए आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ रहा है, आपकी मदर से आपके अंदर आ रहा है, तो उसकी जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी डिजाइन उनसे अलग हो जाता है। प्रोटीन डिसाइड्स द बॉडी डिजाइन। अभी आप 10th क्लास में आओगे तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। वहां पे एक और चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको इस टाइम पे भी इसको एकदम क्लियरली समझा पाऊं। राइबोसोम्स एक पार्ट है जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। आरएनए के अंदर होता है राइबोसोम्स। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। राइबोसोम्स को, आरएनए को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बुलाते हैं। आरएनए को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए का एक ही काम होता है, ये राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स का हमें क्या करना है? राइबोसोम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, ये आपके प्रोटीन को बनाता है। इट सिंथेसाइज प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक है, दैट प्रोटीन इज ओनली
द पार्ट जो आपके बॉडी डिजाइन को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए जरा इधर, इट हैज आरएनए एक्ट्स एज अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन का काम क्या होता है ना, प्रोटीन का काम होता है कि बॉडी डिजाइन को बनाता है, बॉडी शेप को डिसाइड करता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए, आरएनए राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, जो कि आपकी बॉडी डिजाइन में को कंट्रोल करता है ना। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका काम क्या है, इट मेक्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है, इट मेक्स प्रोटीन, और प्रोटीन का काम क्या है, इट मेक्स योर बॉडी डिजाइन। समझ में आया? तो ये सब कुछ, ये जो आरएनए है, तो जो अगर आरएनए नहीं होता तो क्या प्रोटीन बन पाता? ऑब्वियसली नहीं। तो वो आरएनए किसके अंदर होता है, वो आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस का काम क्या हुआ, प्रोटीन की सिंथेसाइज करना, क्योंकि इसके अंदर आरएनए होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, क्रोमैटिन, जो कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इट हैज डीएनए। अब आरएनए मैंने आपको बताया राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए के बिना डीएनए काम नहीं कर सकता। आरएनए मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है मतलब क्या है, आपकी बॉडी शेप चेंज हो रही है। बॉडी शेप चेंज हो रही है तो अब देखो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए ही होता है। ठीक है, इस डीएनए को प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी की शेप बनाने के लिए, और वो प्रोटीन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आरएनए। ठीक है, तो आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे अंदर। तो इट हैज आरएनए विच स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेल की, जर्म सेल्स की बेसिकली, वो उसको स्टोर करके रखता है, ताकि जब रिप्रोडक्शन हो, जब न्यू जनरेशन आए, तो फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर उस जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो इसका काम ओवरऑल जो आपका हेरिडिटरी टास्क है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस। क्योंकि कौन करता है, वैसे तो डीएनए करता है। अब डीएनए किसके अंदर है, क्रोमैटिन के अंदर। क्रोमैटिन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, इसीलिए तो बोल रहे हैं। समझ में आया ये चीज? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो नाउ विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। बहुत छुटकू सा पार्ट है, इसमें कोई ऐसा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा है, बिकॉज स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट पॉइंट में है, बाकी दोनों में इसका काइंड ऑफ फंक्शन है, या एक ही फंक्शन होता है बेसिकली। तो बहुत छोटू सा है, प्यारा सा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साइट मतलब होता है सेल, प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो द पार्ट ऑफ द सेल विच इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए जरा, मैंने फिर से ये एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है। तो ये आपकी देखिए, बाहर तो सेल वॉल हो गई, सेल वॉल, अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और वो आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ये पोर हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, तो इसको हम क्या बुला देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, तो आप जरा देखिए ध्यान से, न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाली लेयर है, न्यूक्लियर एनवेलप को देखिए और सेल मेम्ब्रेन को देखिए, इसके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है ये वाला, इसी को हम क्या बुलाते हैं, सेल साइटोप्लाज्म। इसी को तो आप साइटोप्लाज्म बुला रहे हो। ये जो पार्ट इसके बीच में, ये जिसको मैं यहाँ पे टच करी, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड टाइप होता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है क्या, कि द पार्ट ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक, इट प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैंने बार बार आपको बोला है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज या वो रिएक्शंस जिनसे आपको एनर्जी मिले, उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन बाहर के ऑर्गेनल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसको पास करेगा थ्रू द पोर्स,
है कि नहीं। तो देखिए क्या ये सारी की सारी एक्टिविटीज या जिसको भी चाहिए तो जो पाथवे आपको मिल रहा है वो साइटोप्लाज्म से होते हुए तो किसी भी ऑर्गेनल के पास जाएगी, है ना। साइटोप्लाज्म से होते हुए ही तो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप के एग्जैक्टली बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सारे के सारे कंटेंट्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि साइटोप्लाज्म एक पाथवे बना देता है। पाथवे मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते के थ्रू होते हुए ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं ये होती हैं, परफॉर्म होती हैं, है ना। जैसे आप खाना खाते हो, खाने में आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। वो ग्लूकोज क्या होता है आपके सेल के अंदर जाता है। मैं यहाँ पे करके बताती हूँ उसको। देखिए जो ग्लूकोज आपने खाया या जो खाना आपने खाया उससे पहले ग्लूकोज आपको मिला, खाने से एब्जॉर्ब हुआ बॉडी के अंदर। उस ग्लूकोज का काम क्या है, वो ग्लूकोज जाता है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर एंटर करेगा तो जैसे हमारे अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है तो बाहर वाली लेयर हम बात नहीं करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर देगी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज को अलाउ कर देगी। जब जो ये ग्लूकोज है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो क्या ये साइटोप्लाज्म से होता हुआ नहीं जाएगा न्यूक्लियस के पास एनर्जी देने के लिए। रिएक्शन न्यूक्लियस में हो रही है या माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस भी पार्ट में हो रही है, जाएगा तो वो थ्रू द साइटोप्लाज्म ही ना। तो जो रास्ता है वो एक ही है। अगर आपको सेल के अंदर एंट्री करनी है तो एक ही रास्ता है, थ्रू द साइटोप्लाज्म यू हैव टू एंटर। तो जो ये ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ये सबसे पहले होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब आपको फिर ये ग्लूकोज दो पार्ट में टूट जाता है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, इसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद दो ये क्या करता है साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ये ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, 1 और 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देता है। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो कि अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। उसका काम क्या होता है, वो जो रिएक्शन होगी आगे एनर्जी जो मिलती है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी। तो ये तो आगे का काम है ना। सबसे पहले जब ग्लूकोज ने एंटर किया तो उसने सबसे पहले किसको फेस किया, सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन ने भाई अलाउ कर दिया, अंदर आ जाओ। अलाउ करने के बाद एक रास्ता होता है, उस रास्ते के थ्रू ही तो वो किसी भी ऑर्गेनल के पास जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। तो पाथवे कौन प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट। तो ऑब्वियसली अगर लिक्विड है तो हमेशा मूव करता ही रहेगा, है ना। इट इज ऑलवेज लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेड साइटोप्लाज्म और कुछ, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमेशा लिविंग ही होता है, लिविंग होता है, और इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, क्योंकि लिक्विड है तो इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल, that is cell wall, cell membrane, nucleus and cytoplasm. Major parts हम लोगों ने complete कर लिए हैं. In the next part we'll talk about cell organelles. Okay, thank you so much.